में स्टर्ज रूल for number of classes and size of class interval. तो ये जो स्टर्ज का रूल है ये बहुत फेमस है और इसको हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कितने क्लासेस हमें लेने चाहिए, उनका विड्थ कितना लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके जो डेटा दिया गया है उसके नेचर पर, ठीक है ना, उसके साइज पर। ऐसा कोई फिक्स्ड नियम नहीं है कि हर बार हम स्टर्ज का ही रूल अप्लाई करते होंगे। एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब आप क्लास इंटरवल बनाते हैं तो आप ये कैसे तय करते हैं कि मुझे 0 से 5 लेना है कि मुझे 0 से 10 लेना है? क्यों नहीं मैं सीधे 0 से 50 ले लेता हूं? जैसे जैसे ये एक डेटा सेट था, 15 बच्चों के मार्क्स थे। ये 15 बच्चों के मार्क्स थे, तो आपने इस डेटा सेट को कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में अरेंज किया? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। आपने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ही क्यों किया? आपने इसे 0 से 5 क्यों नहीं किया? 5 से 10 क्यों नहीं किया? या मैं सीधे 0 से 50 क्यों नहीं कर देता हूं? अगर मैं 0 से 50 करूंगा तो फिर तो एक ही क्लास में सारी फ्रीक्वेंसी अरेंज हो जाएगी। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्लास इंटरवल्स में, जब भी हम रॉ डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं क्लास इंटरवल्स में, यानी जब भी हम कंटिन्यूस सीरीज फॉर्म करते हैं, तो हम कैसे तय करते हैं कि ये जो हमारा क्लास इंटरवल का जो साइज है, जिसको हम मैग्नीट्यूड या सिंपल भाषा में इंटरवल कहते हैं, हम कैसे तय करते हैं कि जो साइज है क्लास इंटरवल का वो 5 लेना है, 10 लेना है, 15 लेना है, 20 लेना है? और नंबर ऑफ क्लासेस हमें कितने बनाने हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस हैं। अगर मैं इसी रॉ डेटा को, अगर मैं क्लास इंटरवल का साइज 5 लेता, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, मेरे जो नंबर ऑफ क्लासेस होते वो 10 हो जाते। तो यही एक कंफ्यूजन होती है जब हम रॉ डेटा का क्लासिफिकेशन क्लास इंटरवल्स में करते हैं कि आप तय कैसे करोगे कि आपको साइज क्या रखना है क्लास इंटरवल का और नंबर ऑफ क्लासेस आपको कितने कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस पर ऐसा कोई फिक्स्ड नियम तो नहीं है, पर एक व्यक्ति है, एक स्टैटिस्टिशियन है जिसका नियम काफी फेमस है और उसका नाम है स्टर्ज। उसी के नाम से ये रूल है, स्टर्ज रूल, जो दो चीजों के बारे में बातें करता है कि नंबर ऑफ क्लासेस कैसे तय करने चाहिए और साइज ऑफ क्लास इंटरवल कैसे तय करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा स्टर्ज का ही रूल अप्लाई होगा, ठीक है ना। कभी कभी हम सिचुएशन के या डेटा के आधार पर भी तय करते हैं। जैसे एक जनरल रूल क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि जनरल रूल क्या है, तो जनरल रूल ये है कि भाई आपके क्लास इंटरवल्स के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। जो क्लास इंटरवल का साइज है, ना वो बहुत बड़ा होना चाहिए, ना वो बहुत छोटा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। भाई जनरल रूल तो ये कहता है कि आप बहुत ज्यादा बड़ा भी ना रखें, बहुत ज्यादा छोटा भी ना रखें। इट शुड बी ऑफ ऑप्टिमम साइज। अब ये कैसे तय होगा कि ऑप्टिमम साइज क्या है? तो वहीं पर फिर स्टैटिस्टिशियन अपने अपने विचार रखते हैं, जिसमें स्टर्ज का रूल बहुत फेमस है
जो बात करता है कि कैसे तय करना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ क्लासेस, कैसे तय करना चाहिए कि क्या साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब सर्च का रूल क्या है? तो नंबर ऑफ, बेसिकली ना ये फॉर्मूले हैं जो आपको मेमोराइज करने होंगे, क्योंकि वहां से जुड़े हुए कोई न्यूमेरिकल आने की एकदम बिल्कुल भी संभावना नहीं है। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, स्टर्ज का नाम याद रखना और उसका दिया हुआ फॉर्मूला याद रखना, आपको बस वो मेमोराइज करना होगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला लॉगरिथम पर बेस्ड है। मतलब लॉग के माध्यम से उसके फॉर्मूले को सॉल्व किया जाता है। और आपको पता है कि लॉग के लिए लॉग टेबल होती है, फ्रैक्शंस में कैलकुलेशंस होती हैं। मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए वो बिल्कुल आइडियल सवाल नहीं होगा न्यूमेरिकल वाला। यानी कि इसके नियम से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो नहीं आने वाला कि जरा हमको स्टर्ज के रूल से बताओ कि ये डेटा सेट है, इसमें कितने नंबर ऑफ क्लासेस बनेंगे, या यहाँ पे हर क्लास का साइज कितना होगा। तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल सवाल नहीं आने वाला, क्योंकि इसके फॉर्मूले लॉगरिथम पर बेस्ड है। और उसको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना, 1 मिनट में सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, समय लगता है। बहुत कैलकुलेटिव फॉर्मूला है उसका जब आप उसको सॉल्व करते हो। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आने से रहा, यहाँ से केवल और केवल पूछा जा सकता है फॉर्मूला क्या है, और पूछा भी गया है। ठीक है ना, बहुत बार। अभी रिसेंट के एग्जाम्स में भी अगर आप कोई पेपर उठाकर देख लो, तो शायद मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि किसी पेपर में स्टर्ज का क्वेश्चन आया होगा, स्टर्ज रूल का। शायद मैं लिखूंगा तो आपको भी याद आ जाए। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर? पहला, नंबर ऑफ क्लासेस को लेकर इसका क्या नियम है, और साइज ऑफ द क्लास इंटरवल को लेकर इसका क्या नियम है। बेसिकली साइज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होता है? आई। आई को पता है, कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। मैग्नीट्यूड मतलब वही क्लास इंटरवल का जो साइज है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ क्लासेस कितने होने चाहिए और क्लास का साइज क्या होना चाहिए, इसके बारे में स्टर्ज का रूल है। उसने एक फॉर्मूला दिया है। बेसिकली नंबर ऑफ क्लासेस के लिए फॉर्मूला दिया है k बराबर 1+3.22 3.322 log n। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ क्लासेस की, वेयर यहाँ पर k स्टैंड करता है नंबर ऑफ क्लासेस, n स्टैंड करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब कि आपके सैंपल में, आपके डेटा सेट में कितने यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है ना। जैसे अगर मान लो मेरे डेटा सेट में 25 यूनिट है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1+3.322 log 25। अब आपको log 25 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। log 25 की वैल्यू निकालने के लिए लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लॉगरिथम ना हमारे कोर्स में है, और ना ही लॉग की कोई वैल्यू निकालने का सवाल आज तक कभी एमसीक्यूज में पूछा गया है, क्योंकि फिजिबल नहीं है ना। इसके लिए कैलकुलेशंस बहुत होती हैं, हमें तो 120 मिनट में 100 सवाल करने होते हैं। एवरेज एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर आ गया तो उसको करने के लिए 2-2.5 मिनट होते हैं। उतने देर में सॉल्व किया जाने वाला सवाल ही तो एग्जाम में दिया होगा।
तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो यहां से आने से रहा, आपको बस केवल ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है और अगर इस पर बेस्ड कोई सवाल आए तो उसे याद रखना है। ये हुआ नंबर ऑफ क्लासेस निकालने का फॉर्मूला। अगर पूछा जाए कि साइज क्या रखना है क्लास का, तो साइज निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, रेंज को डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ क्लासेस से। रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज से मतलब जो भी आपके डेटा सेट की लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो उस डेटा सेट की स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये रेंज हो गया। मान लो मेरे डेटा सेट में सबसे छोटी वैल्यू 5 है और सबसे बड़ी वैल्यू 50 है, तो रेंज 45 का हो गया, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। और नंबर ऑफ क्लासेस स्टर्ज रूल से कैसे निकलते हैं, 1 प्लस 3.322 इंटू लॉग एन। तो रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3.322 लॉग एन। ऐसा करने से जो आपको फिगर मिलेगी वो फिगर बराबर आई होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल होगा वो। यानी कि जब मान लो कि अगर ये कैलकुलेट करके मान लो मेरा आंसर 5 आ रहा है, ठीक है, तो मुझे जो इंटरवल लेना है 5-5 का लेना है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, यानी जो मुझे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल रखना है वो 5 रखना है। अगर मान लो ये कैलकुलेशन करके मेरा 10 आ गया, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी जो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है वो 30 रखना है। यानी ये फॉर्मूला हमें बताता है कि क्लास इंटरवल का साइज कैसे हम तय करते हैं, कि भाई हमें इंटरवल 5 का लेना है, 10 का लेना है। ऑब्वियस सी बात है, छोटा इंटरवल लोगे तो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगे, बड़ा इंटरवल लोगे तो नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्लासेस कितने होने चाहिए, तो स्टर्ज के रूल के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है और इनके मार्क्स माना कि एक बच्चे के मार्क्स हैं 50 में से, एक के 8 नंबर हैं, ठीक है, एक के 15 नंबर हैं, 8 नंबर, 19 नंबर, 36 नंबर, 45 नंबर, 12 नंबर, 26 नंबर, 21 नंबर, 49, कितने हो गए ये, 3 3 6, 11, 6, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 10 हो गए। ये 10 बच्चों का डेटा है। अब ये डेटा सेट को, ये रॉ डेटा है ना, मैं इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्लासिफाई करना चाहता हूँ, मैं इसको कंटिन्यूस सीरीज में क्लासिफाई करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं यहां पर स्टर्ज का रूल अप्लाई करूंगा। अब स्टर्ज रूल कहता है सबसे पहले नंबर ऑफ क्लासेस आप तय करो कि आपको कितने क्लासेस क्रिएट करने हैं। तो नंबर ऑफ क्लासेस के लिए फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस 3.322 लॉग एन। 1 प्लस 3.322 लॉग एन कितना है, 10। अब मुझे लॉग 10 की मान मालूम है, मुझे लॉग 10 का मान 1 होता है ना।
log 10 का मान 1 होता है। इसी तरह से अगर log 11 हो, 12 हो, 25 हो, 15 हो, तो फिर तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब log 10 का इजी है, वो याद है मुझे, तो 1 प्लस 3.322 इंटू, तो ये हो गया 4, जोड़कर आ गया 4.322। अब नंबर ऑफ क्लासेस, क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस की बात हो रही है तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, मैं इसको 4 कर दूंगा, राउंडेड ऑफ। तो स्टर्ज रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इस रॉ डेटा को क्लास इंटरवल्स में क्लासिफाई करना चाहते हो तो कम से कम 4 क्लास इंटरवल आपको बनाने चाहिए, 4 क्लास इंटरवल बनाने चाहिए सर्च के रूल के हिसाब से। अच्छा, वो 4 क्लास इंटरवल में मुझे साइज क्या लेना चाहिए? साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स के लिए सबसे पहले आप रेंज देखिए डेटा सेट का, और उस रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब हुआ वही इससे 1 प्लस 3.22 अप इंटू लॉग एन से। रेंज क्या है? इस पूरे डेटा सेट में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 6 है, और सबसे बड़ी वैल्यू 49 है। तो इस डेटा सेट का रेंज हुआ 49 माइनस 6। 49 माइनस 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं? 4। ठीक है ना? कुछ ऐसा करते हैं डेटा सेट में ताकि हमारा होल नंबर में आ जाए, ताकि राउंड ऑफ ना करना पड़े। इसको मैं कर देता हूं 5। इसको एक को कर देता हूँ, चलो 5 कर दिया। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने 5 कर, तो ये कितना आ गया? 44 डिवाइडेड बाय 4 यानी 11 आ गया। ठीक है ना? कुछ भी आ सकता है, अगर मान लो फ्रैक्शन में आ रहा हो तो आप उसको राउंड ऑफ कर दो, जो भी उसका नियरेस्ट फिगर होगी उसमें राउंड ऑफ कर दो उसको। तो मेरे स्टर्ज रूल के हिसाब से नंबर ऑफ क्लासेस 4 होने चाहिए, और हर क्लास में 11 का क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए, मतलब इंटरवल होना चाहिए। इस हिसाब से आप शुरुआत से चलो, तो 0 से 11 लेकर चल लेता हूं। 11 से आ, कितना, 11 का इंटरवल अगर मैं रखूं तो 22 हो जाएगा ना। 22 से 11 का इंटरवल रखूं तो 33 हो जाएगा। 33 से 11 का इंटरवल रखूं तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। तिरालीस से 53, यानी कि मुझे इसे 5 में राउंड ऑफ करना चाहिए। याद रखना, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको राउंड ऑफ, आपको मतलब जो भी इसके नियम से एक अंदाजा मिलता है, एक आइडिया मिलता है कि मुझे नंबर ऑफ क्लासेस कितने रखने हैं। ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है कि भाई नंबर ऑफ क्लासेस, जैसे मेरे 4 आ रहे थे, मैंने राउंड ऑफ किया तो 4 आ रहे हैं, लेकिन 4 में मेरी एक मैक्सिमम वैल्यू तो कवर ही नहीं हो रही, तो ठीक है, आप उसको 5 में राउंड ऑफ कर दो, आगे या पीछे राउंड ऑफ कर दो, या तो पीछे चले जाओ 4, अगर 4 तक सारा डेटा कवर हो रहा है, या आगे राउंड ऑफ कर दो 5। तो 5 क्लास इंटरवल ले लिए, और हर एक क्लास इंटरवल में 11-11 का अंतर ले लिया। इस तरह से मैंने क्लास इंटरवल को फॉर्म कर दिया। ये तो मैंने ऐसी रैंडमली अपने मर्जी से कुछ भी लिख दिया। जब आपको एग्जाम में सवाल होते हैं, दिए जाते हैं, या कोई किताब में कोई सवाल छापा जाता है, तो वो बहुत साइंटिफिकली रिसर्च करके छापा जाता है ना, ऐसी कुछ भी नंबर नहीं दे देंगे वो। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर चीजें ज्यादा सिस्टमैटिक मैनर में होंगी। यहां तो बस मैं आपको केवल समझाना चाहता था कि देखो इस तरह से कैलकुलेशन होती है। एग्जाम में इसके ना आने का एक कारण है क्योंकि लॉग एन की कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है बिना कैलकुलेटर के। हाँ, लॉग 10 है तो भाई मेरे को याद है कि इसका 1 होता है, लॉग 100 का 2 होता है, इसके मान तो बड़े आसान है।
लेकिन अगर इसके अलावा और कोई फिगर हो तो फिर उसका मान निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो यहाँ से नहीं आने वाला है। अगर आया तो फॉर्मूला ही पूछा जाएगा। अब किसी रीसेंट एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल पूछा भी गया है, ठीक है ना। मैं फिर बोलूंगा, ये आप मैथमेटिकली मत देखना कि यार ये तो 4.322 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 होगा ना, 5 कैसे हो जाएगा। ये आपको राउंड ऑफ करते समय देखना है कि भाई पीछे जाना है आगे जाना है, 4 भी कर सकते हो 5 भी कर सकते हो, मेक श्योर कि आपका उन नंबर ऑफ क्लासेस में और साइज को कंसीडर करते हुए सारा डेटा कवर हो जाए। तो मेरा इस तरह से सारा डेटा कवर हो रहा है। तो मैं 0 से 11, 11 से 22, 22 से 23 चलूंगा तो मेरे नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, 5, और हर एक का इंटरवल कितना है, 11। और इस तरह से क्लासिफिकेशन करने से मेरा जो पूरा डेटा सेट है वो इन 5 क्लास इंटरवल्स में समा जाएगा। पॉइंट क्या है कि कैसे तय हुआ कि तुम्हें 0 से 5 ही जाना है, कैसे तय हुआ कि तुम्हें 0 से 10 ही जाना है, कैसे तय हुआ कि तुम्हें 0 से 11 ही जाना है। तो इसमें कई सारे विचार हैं लोगों के, जिसमें से स्टर्ज का रूल सबसे फेमस है। इसका इस्तेमाल किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। कई बार हम जनरल क्या बोलते हैं कि लॉ को फॉलो करते हैं, डेटा सेट को ऑब्जर्व करके हम ये तय करते हैं कि यार ये डेटा सेट में अगर मैं 0 से 20 चलूं, 20 से 40 चलूं तो बहुत कम क्लास इंटरवल बनेंगे। मुझे ये भी ध्यान रखना है कि यार क्लास इंटरवल बहुत कम भी ना हो और क्लास इंटरवल्स बहुत ज्यादा भी ना हो। क्लास इंटरवल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि यार यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 5 है, मैक्सिमम वैल्यू 50 के आसपास है, तो मैं एक काम करता हूँ 0 से 10, 10 से 20, इस तरह से क्लास इंटरवल बना देता हूँ। एक जनरल ऑब्जर्वेशन जहां पर कोई नियम अप्लाई नहीं होता, आप केवल डेटा सेट को देखते हो और ऑब्जर्व करके ये तय करते हो कि भाई मुझे 5 क्लास इंटरवल्स में या 6 क्लास इंटरवल्स में ये डेटा को अरेंज करना है, हर एक का साइज 10-10 रखना है, ठीक है ना। ये जनरल ऑब्जर्वेशन हुआ। पर कुछ स्टैटिस्टिशियन ने इसी मैटर पर अपना नियम भी दिया है, जैसे स्टर्ज का मैंने आपको नियम बताया। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये रूल किस बारे में है। ये भी एक समस्या है, मतलब जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम फेस होती है रियल लाइफ में। हमें सवालों में तो ये नजर नहीं आ रहा है, वहां तो हमको सवाल बने हुए दिख रहे हैं, लेकिन जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है क्लासिफिकेशन करते समय। तो वहां पर ये नियम हमको ध्यान रखना पड़ता है। मैंने बोला कि ये स्टर्ज का रूल जरूरी नहीं हमेशा अप्लाई होगा। कई बार आप नंबर ऑफ क्लासेस कितने रखने हैं, साइज कितना रखना है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन से भी तय कर सकते हो। कुछ सवालों के जवाब दीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। बाकी बीच बीच में मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तब भी मैं कई सारे ऑब्जेक्टिव बताता रहता हूँ कि भाई सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसी बात को वो इस तरह से लिख के भी पूछ सकते हैं। तो उन सब बातों को भी ध्यान रखा करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज मैंने बोली और शायद मैंने लिखी नहीं, तो आप भी कॉपी पेन लेकर बैठा करो। मतलब पढ़ते तो ऐसे ही है ना। भले ही ऑनलाइन में हम लोग फिजिकली अपेयर नहीं हो रहे हैं एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका तो यही होता है कि भाई जब हम पढ़ते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, सुनते रहते हैं। भाई हमें कुछ ऐसा काम का सुनाई पड़ा जो मुझे लग रहा है यार कहीं मैं बाद में भूल ना जाऊं, तो मैं उसको लिखता भी रहता हूँ, नोट करता रहता हूँ अपने हिसाब से, अपनी भाषा में, अपने कॉपी में। पढ़ाई तो इसी तरह से होती है। अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ते हो तो आप पूरी तरह से निर्भर करते हो मेरे ऊपर, यार मैं जो परोसूंगा उसी से आपका भला हो जाएगा। कई बार आपको भी एफर्ट्स लगाने होते हैं, क्योंकि कई बार कई चीजें होती हैं जो मैं बोल जाता हूं पर लिख नहीं पाता।
तो आप भी पेन वेन लेकर बैठा करो और उन बातों को नोट कर लिया करो। हालांकि मेरा प्रयास रहता है कि नोट्स अपने आप में पर्याप्त हों, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब नोट्स में मौजूद रहे। पहले वाले सवाल का जवाब बताइए, सब आसान आसान से सवाल हैं, एक आइडिया देने के लिए कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कुछ नहीं। जरूरी नहीं है कि यही सवाल आ जाएंगे, बस एक आइडिया है कि हाँ, या इस टॉपिक से, इस चैप्टर से इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप चैप्टर को उस तरह से तैयार करो। तो बिल्कुल डी इसका सही जवाब है, डिस्क्रीट वेरिएबल, क्योंकि ये काउंटेबल है, बाकी सारी चीजें मेजरेबल है। ठीक है ना, ये सारी चीजें मेजरेबल है और ये वाला जो है ये काउंटेबल है। जो चीजें काउंटेबल होंगी वो डिस्क्रीट वेरिएबल होंगी, जो मेजरेबल होंगी वो कंटिन्यूस वेरिएबल होंगी। सेकंड सवाल का जवाब, बाय एडिंग अपर लिमिट लोअर लिमिट एंड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है ना, यानी कि L1 प्लस L2 अपॉन 2 ये मिड वैल्यू है। थर्ड सवाल का जवाब, एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज में अपर लिमिट एक्सक्लूड की जाती है। अच्छा, अगर यही यही सेम सवाल होता, तो अब आपका आंसर क्या होता? छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होता? छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होता? इन एन इंक्लूसिव सीरीज बोथ क्लास लिमिट्स आर कंसीडर। ठीक है ना, स्टर्ज का रूल अभी आपने पढ़ा, स्टर्ज के रूल के हिसाब से नंबर ऑफ क्लासेस कैसे निकाले जाते हैं? याद रखना, नंबर ऑफ क्लासेस, साइज की बात नहीं कर रहा हूं, साइज को तो रेंज से डिवाइड करके निकाला जाता है। नंबर ऑफ क्लासेस कैसे निकाले जाते हैं? नंबर ऑफ क्लासेस, ये ठीक है ना? अरे भाई, फॉर जरूरी थोड़ी है आपको पूरा पूरा लिखेगा। के बराबर क्या होता है? 1 + 3.322 लॉग एन। तो बताओ इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले के करीब कौन सा आंसर है? इस फॉर्मूले के करीब तो यही है ना, 3.322, या राउंड ऑफ करके उसने 3.3 लिख दिया है तो सेम ही फॉर्मूला। ठीक है ना, माइनस हो नहीं सकता, 2.3 हो नहीं सकता, तो पहला वाला ठीक है। और जब पूरा लिखा होता है ऑप्शन में, जब 3.322 लिखा हो, तो फिर मेरे को पूरा याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई, 1 + 3.222 था, 3.233 नहीं था, 3.2321 नहीं था, फिर आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। यहाँ तो एक राउंड ऑफ फिगर दी है, उसके हिसाब से पहला वाला फॉर्मूला एक्यूरेट प्रतीत हो रहा है। क्या ये वाला टॉपिक समाप्त हुआ, क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने वेरिएबल्स और स्टैटिस्टिकल सीरीज को पढ़ा? वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो हैंड रेज करो, फिर हम आएंगे अब अगले टॉपिक पर। टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स से एग्जाम में कितने सवाल आ सकते हैं? 6-7 सवाल आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर स्टेट्स से 6-7 सवाल पूछें तो एक सवाल शायद इन चैप्टर में से हो सकता है।
प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर इसके बाद हम स्टैटिस्टिकल मेथड में एंटर करेंगे। और स्टैटिस्टिकल मेथड क्या बोलते हैं कि आपके सिलेबस में उतने ज्यादा नहीं दिए हैं, मतलब जितने दिए हैं मेरे हिसाब से तो कम है, क्योंकि बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं। आपको खाली मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, डिस्पर्जन पढ़ना है, स्क्यूनेस पढ़ना है, कोरिलेशन पढ़ना है, रिग्रेशन है नहीं, इंडेक्स नंबर पढ़ना है, टाइम सीरीज है नहीं, बस खत्म। यानी कि 5-6 स्टैटिस्टिकल मेथड ही आपको पढ़ने हैं, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं। अच्छा है कि वो सब चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी हमारे सिलेबस को थोड़ा कट डाउन किया गया है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट इस चैप्टर के बाद शुरू होगा, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ना शुरू करेंगे एक एक करके। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि हमारे पढ़ने का तरीका हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होगा। भाई हमारा जो नोट्स हम तैयार करेंगे, जो भी चीजें हम सीखेंगे, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बेसिक बेसिक चीजों को भी कंसीडर करते हुए चलेंगे, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि न्यूमेरिकल कम आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, और आते हैं तो बेसिक वाले आते हैं। ज्यादातर सवाल वो जो कॉन्सेप्ट वाले होते हैं ना, जैसे फॉर्मूला पूछ लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं या कोई थ्योरी से जुड़ा हुआ कोई कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, उस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, जाहिर सी बात है कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, तभी तो उसको प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा को ही प्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में मेनली 4 प्रेजेंटेशन होती हैं। मेनली क्यों बोल रहा हूं, कई जगह आप 5 भी देखेंगे। जैसे मैंने बोला, एक होता है टेक्सचुअल, तो कई जगह लिखा होता है सेमी टेक्सचुअल। मुझे लगता है टेक्सचुअल सेमी टेक्सचुअल एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 मेथड के बारे में बात करी कि भाई आप डेटा को, ऑर्गेनाइज्ड डेटा को 4 तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हो मेनली। एक टेक्सचुअल फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, और एक ग्राफिक फॉर्म में। टेक्सचुअल टेक्स्ट के माध्यम से, टेबुलर टेबल के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, या ग्राफ के माध्यम से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। प्रेजेंटेशन से क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो जो मतलब ना ज्यादा अपीलिंग लगता है ना। भाई आप जितना, जैसे डायग्राम या ग्राफ बनाकर क्या होता है कि भाई कम से कम प्रेजेंटेशन में ज्यादा से ज्यादा हम एक्सप्रेस करते हैं चीजों को। एक छोटा सा डायग्राम क्या है, उस एकदम छोटे सी जगह लेता है वो डायग्राम, लेकिन उसमें कितनी सारी डिटेल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के भी कई सारे प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। जो मेन चीज है उस पर हम आते हैं, जो एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, कि प्रेजेंटेशन करने के हमारे पास कितने तरीके। तो ये 4 मेन तरीके हैं, जिसमें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होता है यूज ऑफ पैराग्राफ्स या टेक्स्ट, पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट। नॉट अफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव मेथड। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन उतना अफेक्टिव या इम्प्रेसिव मेथड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होता है बहुत डिटेल में होता है। जैसे इस तरह की प्रेजेंटेशन आपको किताबों में मिलती है। अब जैसे मान लो मेरे पास स्टेटिस्टिक्स की कोई किताब है, अकाउंट्स की कोई किताब है, तो उन किताबों में आपको क्या दिखेगा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन दिखेगी। और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हर चीज को एकदम डिटेल में लिखा जाता है। तो ये अफेक्टिव तो नहीं है। अफेक्टिव क्या होता है कि कम से कम भाषा में, कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्रेस करना, ये हुआ ना अफेक्टिव। मान लो कि मेरे को आपको बहुत सारी बातें बोलनी है, और वो बहुत सारी बातें मैं एक लाइन बोल के आपको समझा दूं, तो यानी मैंने बहुत अफेक्टिवली अपनी बात को एक्सप्रेस किया ना। जब मैं कम शब्दों में ज्यादा एक्सप्रेस करूंगा, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अफेक्टिव माना जाएगा। ठीक है ना।
टेक्सचुअल में ये इफेक्टिवनेस गायब हो जाती है, क्योंकि जब भी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होगी फिर तो आप हर एक चीज को डिटेल में लिखेंगे। देखो ना किताबें कितनी मोटी मोटी होती हैं, जब वहां पर कोई चीज समझानी होती है तो हर चीज डिटेल में लिखी जाती है, एग्जाम्पल लिखे जाते हैं। वो भी तो एक प्रेजेंटेशन है ना। जैसे किसी ने कोई किताब लिखने के लिए कितना डेटा कलेक्ट किया होगा। किताब में रॉ डेटा थोड़ी होता है। मान लो मुझे एक किताब लिखनी है तो मैंने कितना रिसर्च किया होगा, कितना डेटा कलेक्ट किया होगा, कितने मैंने पेजेस लिखे होंगे, है ना। फिर मैंने उनको एडिट किया होगा, फिर मैंने उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज किया होगा, फिर मैंने उसको कहा कि यार इनमें से अब इसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे किताब छापनी चाहिए जिसमें जो एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा था मैंने उसको किताबों में छापा। तो किताब भी एक प्रेजेंटेशन है, मैगजीन भी एक प्रेजेंटेशन है, और न्यूज़पेपर भी एक प्रेजेंटेशन है। जिसमें क्या होता है, किस तरह की प्रेजेंटेशन होती है, टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है ना। एक सेमी टेक्सचुअल भी होता है। सेमी टेक्सचुअल में क्या होता है कि थोड़े टेक्स्ट होते हैं, थोड़े पिक्चर्स होते हैं। मतलब उसमें आपको टेक्स्ट भी दिखेंगे और उससे रिलेटेड पिक्चर भी दिखेगी। उसको हम सेमी टेक्सचुअल कहते हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ गया। इसको डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज आप समझाना चाहते हो आप उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करते हो लिख कर। तो ऐसी प्रेजेंटेशन अफेक्टिव नहीं मानी जाती है और उतनी इम्प्रेसिव भी नहीं होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है या शेयर होल्डर्स की मीटिंग है। शेयर होल्डर्स को एकदम एनुअल रिपोर्ट दिखानी है, भाई साल भर में क्या प्रॉफिट कमाया, क्या हुआ, ये सब चीजें उनको बतानी है। अगर मैं शेयर होल्डर्स को अपने पूरे फाइनल अकाउंट्स लाकर दिखाऊं कि देखो ये मेरा ट्रांजैक्शन हुआ, ये मेरी जर्नल एंट्रियां हुई, ये मैंने कैश बुक बनाई, ये मेरी बैलेंस शीट है, तो उन्हें उनके पास ना तो इतना समय है और ना वो चीजें उनको इतनी डिटेल में समझ में आने वाली है, ना वो इतनी टेक्निकलिटी जानते हैं कि वो आपकी वो भाषा को समझ पाए, ना उनके पास उतना समय है। तो भाई उनको समझाने के लिए हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। भाई हम एक डायग्राम बना देंगे और जिसमें डायग्राम बनाकर अपने शेयर होल्डर को दिखाएंगे कि देखो पिछले 5 साल हमारी ग्रोथ क्या रही, हमने कितना कितना प्रॉफिट कमाया, हमने कितनी कितनी सेल करी। कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन करेंगे जो सामने वाले को अपीलिंग लगे, इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसे समझ में जल्दी आ जाए, उसका एनालिसिस करना आसान हो जाए उस प्रेजेंटेशन की वजह से। ठीक है ना। तो आप प्रेजेंटेशन ऐसी रखते हैं जिससे उस डेटा को समझना आसान हो जाता है। बाप रे, ये जो कूड़े वाले आते हैं ना तो बहुत सर खाते हैं यार, इतनी तेज आवाज में गाना बजाते हैं। थोड़ा सा इनकी आवाज कम होने दो फिर बढ़ाता हूँ। चलो, तो ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऐसा हो गया। टेबुलर प्रेजेंटेशन तो मैंने पढ़ा दिया, तो मैं इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करूंगा। टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या होता है भाई, वही टेबल और रोज बनती हैं। ठीक है ना। टेबल क्या होता है, उसके कंटेंट क्या होते हैं, टेबल कितने प्रकार का होता है, ये सब तो मैंने पिछले वाले पीडीएफ में ही समझा दिया था। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे नहीं। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन तो वही है जिसमें आप टेक्स्ट के माध्यम से डेटा को एक्सप्रेस करते हो। बेसिकली हमको इस पूरे प्रेजेंटेशन में डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन पढ़ना है। डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन, इन्हीं दोनों से जुड़े हुए सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे सिलेबस का हिस्सा भी यही है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या होता है इसको एक एक करके समझते हैं। आज मैं बात करूंगा केवल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पर, और जब भी अगली क्लास होगी मंडे को तो हम उसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे, और मंडे को ये टॉपिक का आखिरी दिन भी होगा। ठीक है। फिर मंगलवार से हम लोग अपना स्टैटिस्टिकल मेथड वाले टॉपिक पर आ जाएंगे, ट्रैक चेंज हो जाएगा हमारा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आज का टारगेट यही है।
ये 5 मेथड आपको समझाना। वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी 5 प्रकार के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, पिक्टोग्राम या पिक्टोरियल डायग्राम, और एक होता है कार्टोग्राम जिसको मैप कहते हैं। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के 5 तरीके होते हैं। इन 5 तरीकों से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। 1 डायमेंशनल क्या होता है, 2 डायमेंशनल क्या होता है। 1 डायमेंशनल यानी 1D, 2 डायमेंशनल यानी 2D, 3 डायमेंशनल यानी 3D, फिर पिक्टोग्राम क्या है, कार्टोग्राम क्या है, ये सारी चीजें हमको समझनी है। 1 डायमेंशनल डायग्राम यानी 1D डायग्राम क्या होता है। जब आप किसी डेटा को प्रेजेंट करने के लिए लेंथ को कंसीडर करते हो, विड्थ और हाइट को कंसीडर नहीं करते, केवल लेंथ को कंसीडर करते हो, तो वो 1 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशंस हो गए ना भाई, लेंथ, विड्थ, हाइट, 3 डायमेंशंस हो गए ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये 3 डायमेंशंस हो गए। जब आप केवल एक डायमेंशन को कंसीडर करोगे प्रेजेंटेशन में, तो वो 1 डायमेंशनल डायग्राम कहलाएगा। जब 2 डायमेंशंस को कंसीडर करोगे तो 2 डायमेंशनल, जब तीनों को कंसीडर करोगे तो 3 डायमेंशनल। मैथमेटिक्स में ये सब चीजें आपने पढ़ी भी होंगी। 1 डायमेंशनल डायग्राम के 2 एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है लाइन डायग्राम और एक होता है बार डायग्राम। लाइन डायग्राम और बार डायग्राम, अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि लाइन डायग्राम कौन सा डायग्राम होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि लाइन डायग्राम हो या बार डायग्राम हो, ये सब 1 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। इनमें केवल लेंथ को कंसीडर किया जाता है, विड्थ और हाइट को कंसीडर नहीं किया जाता है। मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूं, आइए इसको साधारण भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये है मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, मान लो अगर कोई वैल्यू 4 है तो मैंने 4 के बराबर एक लाइन खींच दी, कोई वैल्यू 5 है तो मैंने 5 के बराबर एक लाइन खींच दी, कोई वैल्यू 6 है तो मैंने 6 के बराबर एक लाइन खींच दी, एक और वैल्यू 6 है तो एक और लाइन खींच दी, एक वैल्यू इतनी है, एक वैल्यू इतनी है, जितनी वैल्यूज होंगी उसकी लेंथ को ध्यान में रखते हुए आप उसको प्रेजेंट करते हो। ये सब कहलाते हैं आपके 1 डायमेंशनल डायग्राम। 1 डायमेंशनल डायग्राम में क्या होता है, आप एक सिंपल लाइन खींचते हो बस, दे डू नॉट हैव एनी विड्थ, उनकी कोई चौड़ाई वगैरह नहीं होती, केवल एक सिंपल लाइन आप खींच देते हो। जैसे अगर मान लो कि कोई वैल्यू का साइज है 5, तो एक वैल्यू का साइज है 5, एक वैल्यू का साइज है 6, एक वैल्यू का साइज है 7, एक और वैल्यू का साइज है 7। इस तरह से आप वैल्यू के साइज के आधार पर सीधी सीधी लाइनें आप खींच देते हो। यानी कि आप यहाँ पर केवल लेंथ को कंसीडर कर रहे हो वैल्यू के। अगर वैल्यू की अगर कोई यूनिट है जिसकी वैल्यू 10 है तो 10 के बराबर एक लाइन खींच दो, 12 है तो 12 के बराबर एक लाइन खींच दो। ठीक है ना। जो लाइन डायग्राम होता है इज यूज्ड व्हेन आइटम्स इज मोर एंड रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इज लेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि लाइन डायग्राम का इस्तेमाल ज्यादातर तब होता है जब आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा होते हैं और उन नंबर ऑफ आइटम्स में मिनिमम और मैक्सिमम का जो रेशो होता है वो बहुत कम होता है। देखो जैसे मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, अगर मुझे मेरे पास 50 डेटा है तो 50 डेटा को ऐसे लाइन खींच खींच कर दिखाना आसान है ना, कितनी भी लाइनें खींच सकता हूं मैं, कितनी भी लाइनें खींच सकता हूं। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा डेटा को आप इस माध्यम से लाइन डायग्राम से प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि लाइन डायग्राम में तो मुझे एक सिंपल सी सीधी लाइन खींचनी है वैल्यू के लेंथ के हिसाब से, तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को मैं जगह दे सकता हूं। भाई थोड़ा और अगर बहुत ज्यादा वैल्यू है तो ये लाइनें थोड़ी और पास पास खींच लूंगा, लाइनें तो खींचनी है। तो ज्यादा से ज्यादा डेटा इस प्रेजेंटेशन में कवर हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये वाला जो प्रेजेंटेशन है ये तब अच्छा नहीं माना जाता जब आपके डेटा सेट में
मिनिमम मैक्सिमम का रेशो बहुत ज्यादा हो। मिनिमम मैक्सिमम का रेशो बहुत ज्यादा होने का मतलब कोई वैल्यूज या तो बहुत बड़ी हैं और कोई वैल्यूज बहुत छोटी हैं। इस तरह की प्रेजेंटेशन फिर खराब लगती है, उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। भाई प्रेजेंटेशन तो बनाते ही ऑर्गेनाइज्ड डेटा को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए, भाई मेरा जो डेटा है वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे, इजी टू अंडरस्टैंड हो, फर्दर एनालिसिस आसान हो जाए, सब लोगों को वो डेटा आसानी से समझ में आ जाए। इस तरह से डेटा का प्रेजेंटेशन हमें करना चाहिए कि भाई अगर किसी को टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है तो भी वो प्रेजेंटेशन उसको समझ में आ जाए। भाई कोई भी, मान लो कोई भी रॉ डेटा में कहता हूँ ना, जैसे हमारे ऑफिस में भी कई बार बोलते हैं यार एक टेबल बना दो यार, है ना। जैसे मान लो आपके पास कोई डेटा है, वो डेटा तो बहुत ज्यादा है, वो किसके समझ में आ रहा है, मान लो कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो तो बंदा उसको डेटा को समझ ही नहीं पाएगा। तो कहते हैं यार एक टेबल बना दो। टेबल में क्या होता है, प्रॉपर हेडिंग होती है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, डेटा को वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो टेबल थोड़ा अट्रैक्टिव है, देखने में अच्छा लग रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड, एकदम से मुझे समझ में आ जा रहा है कि भाई ये डेटा किस बारे में क्या कहना चाहता है, और मैं उस टेबल को देखकर आसानी से उसका एनालिसिस भी कर सकता हूँ। वो टेबुलर प्रेजेंटेशन हो गई। ग्राफ थोड़े और अट्रैक्टिव होते हैं, डायग्राम थोड़े और अट्रैक्टिव होते हैं। जब आप किसी डेटा को डायग्राम या ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट करते हो तो दिखने में थोड़े और अट्रैक्टिव लगते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। प्रेजेंटेशन इन्हीं चीजों के लिए तो की जाती है। मान लो अगर आपके डेटा सेट में कोई वैल्यूज बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, और कोई वैल्यू एकदम छोटी छोटी है, फिर कोई वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, फिर कोई एकदम छोटी छोटी वैल्यूज है, बताओ ये अच्छी प्रेजेंटेशन लग रही है, देखने में सुंदर लग रहा है ये? नहीं, ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी वैल्यूज हैं और जो छोटी वैल्यूज हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि यार एक डेटा सेट था जिसमें एक वैल्यू बहुत बड़ी थी और एक वैल्यू एकदम छोटी सी थी, ऐसी। मतलब एक वैल्यू उसमें है 100, तो एक वैल्यू है उसमें 2। तो जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसमें तो बहुत गैप है। तो अगर मैं इसका रेशो निकालूं तो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना रेशो आ रहा है, 50। मतलब रेशो यानी 100:2 का रेशो, या 2:100 का रेशो, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ये रेशो जितना ज्यादा होगा, उसका लाइन डायग्राम उतना ही अनअफेक्टिव अनअट्रैक्टिव लगेगा। इसीलिए लाइन डायग्राम को तब प्रिफर करना चाहिए जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो अंतर है वो कम हो। जैसे अगर एक 100 है तो भाई उसके बाद की जो वैल्यूज हैं उसके आस पास ही है, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। ऐसा नहीं कि अगर एक वैल्यू 100 है तो एक वैल्यू आ गई इसमें 1000, तो ग्राफ अजीब सा नहीं दिखने लगेगा। तो लाइन डायग्राम तब प्रिफर किया जाता है जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, क्योंकि बहुत सारा डेटा लाइन डायग्राम में इजीली प्रेजेंट किया जा सकता है। और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो रेशो है वो भी कम होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रेशो ज्यादा हुआ तो लाइन डायग्राम में एक लाइन तो तुमको बहुत ऊपर दिखाई देगी जाती हुई और एक लाइन आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, तो वो उतना प्रभावी नहीं लगेगा, उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। क्या आपको लाइन डायग्राम की ये बातें समझ में आई? लाइन डायग्राम क्या होता है और उसमें उसको कब प्रिफर किया जाता है? लाइन डायग्राम समझ में आया? ये वन डायमेंशनल क्यों है? क्योंकि यहां पर केवल वैल्यू की लेंथ देखी जाती है। अब आता है बार डायग्राम। ये भी वन डायमेंशनल होता है। कैसा होता है बार डायग्राम? बार डायग्राम में आप बार बनाते हो, ठीक है ना। ये बस एक डायग्राम है, इसको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं लिखते, केवल डायग्राम है बस ये। जिसमें मान लो मैंने, जैसे मेरी एक वैल्यू थी 6, तो मैंने एक बार बनाया, इस तरह का एक बार बनाया 6। एक वैल्यू थी 7, तो मैंने इस तरह का एक बार बनाया 7।
एक और वैल्यू थी 9, तो मैंने इस तरह का एक बार बनाया 9। एक वैल्यू थी 5, तो ये 5 हो गया, ठीक है ना। एक और वैल्यू थी 6, तो ये 6 हो गया। ये बार डायग्राम हो गया, जहां पर आप पहले तो आप देखो ना, ये बार की लंबाई देखो, लेंथ देखो, जितनी बड़ी वैल्यू उतना लंबा लेंथ, जितनी छोटी वैल्यू उतना कम लेंथ। यानी कि देखा जाए तो आप जब ये बार डायग्राम बना रहे हो तो खाली लेंथ को ही तो कंसीडर कर रहे हो। अच्छा, यहाँ ये जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है इस बार की, ये चौड़ाई का कोई मतलब नहीं है। ये चौड़ाई केवल प्रेजेंटेशन को एट्रैक्टिव दिखने के लिए बनाई गई है। ये जो चौड़ाई है इसका कोई मतलब नहीं है। ये बराबर साइज की होती है, एकदम बराबर बराबर साइज के मैंने बार बना दिए ताकि वो दिखने में सुंदर लगे। जाहिर सी बात है यार, लाइन डायग्राम से ज्यादा सुंदर मेरे को बार डायग्राम देखने में लग रहा है, ठीक है ना। तो बार डायग्राम में ये जो लेंथ है, सिर्फ इसको ही कंसीडर किया जाता है, विड्थ को कंसीडर नहीं किया जाता है। इसीलिए ये भी एक वन डायमेंशनल डायग्राम है। हालांकि बार डायग्राम में आपको विड्थ दिख तो रहा है, मगर इस विड्थ के कोई मतलब नहीं है। ये केवल एट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये चौड़ाई दी गई है कि मेरा जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा सुंदर लगे देखने में, इसलिए उसको ये चौड़ाई दी गई है। यानी बार डायग्राम इज मोर पॉपुलर, बार डायग्राम ज्यादा पॉपुलर है। आप इस तरह की डायग्राम कभी न्यूज चैनल खोलो, कभी आप शेयर मार्केट वाला जो चैनल खोलो, तो इस तरह की प्रेजेंटेशन आपको ज्यादा देखने को मिलती है। लाइन डायग्राम से ज्यादा अट्रैक्टिव होता है बार डायग्राम, आई कैचिंग होता है, ठीक है ना। बार इज इन फॉर्म ऑफ थिक लाइन, ये जो बार होता है ये एक थिक लाइन होती है, एक मोटी लाइन होती है, जिसमें उसकी थिकनेस कांस्टेंट होती है। इसकी थिकनेस का कोई मतलब नहीं है। आप बोलो कि यार इसकी थिकनेस कैसे तय होगी कि यार ये जो बार है वो इतना ही चौड़ा होना चाहिए, कोई नहीं, ये आप अपने हिसाब से इसकी थिकनेस चुनो, इसका कोई मतलब नहीं है। ये केवल प्रेजेंटेशन को सुंदर दिखने के लिए ये थिकनेस दी जाती है। जैसे मैंने कहा यार मेरे पास ना 5 वैल्यूज है, एक है ये, एक है ये, एक है ये, एक है ये, और एक है ये 5 वैल्यूज हैं। मैंने इसको लाइन डायग्राम में प्रेजेंट किया। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए ना इसको थोड़ी थिकनेस दे देते हैं। इस तरह से हम बार बना देते हैं। पहली वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई, तीसरी वैल्यू ये हो गई, चौथी वैल्यू ये हो गई, और पांचवी वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना। ये मैंने इसको एक थिकनेस दे दी। तो आप मुझे बताओ जो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सुंदर क्या लग रहा है? लाइन डायग्राम से ज्यादा अट्रैक्टिव बार डायग्राम लग रहा है ना। लेकिन बार डायग्राम की एक लिमिटेशन हो जाएंगी। अगर मेरे पास 5 था, 5 डेटा साइज था, तो मैंने इसको लाइन डायग्राम की जगह बार डायग्राम में प्रेजेंट किया। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा डेटा होता, तो बहुत सारा डेटा होता तो लाइन डायग्राम में वो डेटा प्रेजेंट करना आसान है, क्योंकि वहां तो सिंपल एक लाइन खींचनी है। इतना सारा डेटा बार डायग्राम में प्रेजेंट करना फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बार डायग्राम में आप हर वैल्यू को एक थिक लाइन में प्रेजेंट करते हो। आप हर एक वैल्यू की जब लेंथ को प्रेजेंट करते हो तो उसको एक थिकनेस देते हो। वो थिकनेस अगर मैं दूं तो इतना सारा डेटा बार डायग्राम में प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। यानी बार डायग्राम को कब प्रेफर किया जाता है, जब आपके पास नंबर ऑफ डेटा कंपैरेटिवली कम हो। जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है,
फिर तो लाइन डायग्राम ठीक है, क्योंकि वो कम जगह में ज्यादा डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है वहां पर। लेकिन बार डायग्राम में कम जगह पर ज्यादा डेटा प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां तो हर इंडिविजुअल वैल्यू को एक थिक लाइन से प्रेजेंट किया जाता है। तो जब डेटा कंपैरेटिवली व्हेन नंबर ऑफ आइटम्स आर मोर, और ये कब प्रेफर करूंगा, व्हेन नंबर ऑफ आइटम्स आर कंपैरेटिवली लेस। तो जब नंबर ऑफ आइटम्स कम होंगे तो बार डायग्राम, नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा होंगे तो लाइन डायग्राम। बार डायग्राम लाइन डायग्राम से देखने में सुंदर लगता है, पर ये डायग्राम को हम इस्तेमाल तब करते हैं जब डेटा कम होता है। लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा है और हमको केवल उसके एक ही डायमेंशन को दिखाना है, हमको केवल वैल्यू के साइज को कंसीडर करते हुए उसकी प्रेजेंटेशन करनी है, तो मैं लाइन डायग्राम को ज्यादा प्रिफर करूंगा। दूसरी चीज, द थिकनेस ऑफ ईच बार इज केप्ट द सेम, जो थिकनेस है वो सेम रखी जाती है, एंड लेंथ आर ड्रॉन इन द रेशो ऑफ द वैल्यू। यानी कि ये जो थिकनेस है, ये जो मोटाई है इसकी, ये एक ही जैसी होगी, खाली लेंथ को आप वैल्यू के आधार पर रखेंगे। जैसे मान लो कोई वैल्यू 5 है तो उसकी लेंथ कम होगी, 6 है तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, 7 है तो उसकी लेंथ और ज्यादा होगी, 6 है तो कम होगी, 4 है तो और कम होगी। यानी आप केवल लेंथ को कंसीडर कर रहे हो, जो उसकी चौड़ाई है इसका कोई मायने नहीं है, ये केवल सुंदर दिखने के लिए आपने चौड़ाई दी है, थिकनेस दी है लाइन को। ठीक है ना, कि लाइन को मैंने सिंगल एक लाइन खींचने की बजाय उसको मैंने एक थिकनेस दे दी, और यही थिकनेस कांस्टेंट रखनी है ताकि वो देखने में सुंदर लगे। एक ही जैसी थिकनेस देनी है, ऐसा नहीं कि एक आपने ऐसा मोटा सा बार बना दिया और एक आपने ऐसे पतला सा बार बना दिया। तो ये थिकनेस आपको कांस्टेंट रखनी है, क्योंकि आप थिकनेस दे ही क्यों रहे हो, ताकि प्रेजेंटेशन सुंदर लगे। तो दोनों ही वन डायमेंशनल होते हैं, दोनों में वैल्यू के रेशो के आधार पर ही आप प्रेजेंटेशन करते हो। लाइन डायग्राम में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी लंबी लाइन होगी, जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी छोटी लाइन होगी। बार डायग्राम में भी वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा बार होगा, जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना छोटा बार होगा। दोनों ही वन डायमेंशनल डायग्राम होते हैं जिसमें केवल वैल्यू की लेंथ को कंसीडर किया जाता है, साइज को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, लाइन डायग्राम और बार डायग्राम में मेन डिफरेंस क्या है कि बार डायग्राम में अ, हर एक लाइन खींचने की बजाय हम एक थिकनेस देते हैं लाइन को। ठीक है ना, तो हर बार में एक थिकनेस रखते हैं, मैं कांस्टेंट थिकनेस रखते हैं ताकि वो देखने में सुंदर लगे। बार डायग्राम जैसा मैंने आपको बताया कि जब डेटा कम होता है तब ये ज्यादा सही माना जाता है। और एक और बात कि वन डायमेंशनल डायग्राम तभी अच्छे लगेंगे जब मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो कम होगा। आप मुझे बताओ, मैं अच्छा सुंदर दिखने के लिए प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, मान लो एक वैल्यू है मेरी, एक बार ये जा रहा है, एक बार ये था, एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार ये है। बताओ ये प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है? ये बिल्कुल अपील मतलब अट्रैक्टिव नहीं लग रही। आप तो प्रेजेंटेशन डेटा को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर रहे थे कि यार वो अच्छा लगे देखने में, इजी टू अंडरस्टैंड हो। लेकिन यहां पर तो मैक्सिमम का और मिनिमम का रेशो जो है वो बहुत ज्यादा है, रेशो इज वेरी हाई। तो जब रेशो बहुत ज्यादा होगा तो आप उस प्रेजेंटेशन में देखोगे एक बार तो बहुत ऊपर चला गया, एक बार बहुत नीचे है, तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई वन डायमेंशनल डायग्राम्स जो होते हैं वो तब प्रेफर करो जब जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उसमें हाई और लो का जो रेशो है वो कम हो। ये रेशो अगर कम रहेगा तो ये बार थोड़े आस पास रहेंगे, नजदीक रहेंगे, नजदीक रहेंगे तो थोड़ा देखने में अच्छे लगेंगे। अगर आपको वन डायमेंशनल डायग्राम समझ में आया तो हैंड रेस करो। दो तरह के होते हैं, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम।
तो वन डायमेंशनल क्या है, लाइन और बार डायग्राम क्या है, अगर ये क्लियर है तो हैंड रेज करो भाई। यहां तक ठीक है। अब आते हैं टू डायमेंशनल पर। टू डायमेंशनल डायग्राम हो गया 2D डायग्राम। ऑब्वियस सी बात है कि 2D में हम लेंथ को भी कंसीडर करते हैं और विड्थ को भी कंसीडर करते हैं, लेंथ को भी कंसीडर करते हैं, विड्थ को भी कंसीडर करते हैं। इन वन डायमेंशनल डायग्राम में सिर्फ लेंथ को कंसीडर किया जाता था, ठीक है, एंड विड्थ was taken only for attraction in case of बार डायग्राम। भाई जब आप वन डायमेंशनल पढ़ते थे तो वन डायमेंशनल में लाइन हो चाहे बार डायग्राम हो, दोनों में केवल लेंथ को कंसीडर किया जाता था। और बाय बाय ये बार डायग्राम में अगर विड्थ दिखती भी थी तो वो केवल प्रेजेंटेशन को एट्रैक्टिव बनाने के लिए वो विड्थ दिखती थी। लेकिन टू डायमेंशनल डायग्राम जो हम बनाते हैं, टू डायमेंशनल डायग्राम में वी कंसीडर लेंथ एज वेल एज विड्थ ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यानी कि हम यहां पर लेंथ और विड्थ दोनों का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना यहां पर लेंथ हमने कंसीडर करी लेकिन विड्थ हमने केवल एट्रैक्टिव दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। कांस्टेंट विड्थ रखी उसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल डेटा को सुंदर दिखाने के लिए था। लेकिन टू डायमेंशनल में हम लेंथ को भी कंसीडर करते हैं और विड्थ को भी कंसीडर करते हैं। लेंथ में बार उतना मतलब कोई भी चीज कितनी लंबी होगी डिपेंड करता है उसके लेंथ पर, या फिर कोई भी चीज कितनी चौड़ी होगी वो डिपेंड करता है उसके विड्थ पर। इस तरह की प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है जो टू डायमेंशनल डायग्राम है। अगर आप कोई रेक्टेंगुलर डायग्राम देखते हो, कोई भी रेक्टेंगुलर डायग्राम, चाहे वो इस तरह का हो चाहे वो इस तरह का हो, इस तरह के रेक्टेंगुलर डायग्राम टू डायमेंशनल डायग्राम के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। जैसे फैमिली बजट कंपेयर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया देता हूं। ये है मेरा एक फैमिली बजट मैं दिखा रहा हूं। जैसे एक मेरी ये फैमिली 1 है, पहली फैमिली है जिसकी इधर मैं लिख रहा हूं खर्चा और इधर मैं लिख रहा हूं इनकम, ठीक है। ये मेरे को इनकम दिखा रहा है लंबाई और चौड़ाई मेरे को खर्चा दिखा रहा है। तो एक फैमिली है जिसका इनकम इतनी है और खर्चा इतना है। ये इनकम है, ये लंबाई, ये इनकम है और ये चौड़ाई उसका खर्चा है। एक और परिवार है जिसकी इनकम बहुत ज्यादा है पर खर्चा बहुत कम है, यानी इसकी इनकम बहुत ज्यादा है और खर्चा कम है। यानी कि आप इसकी लंबाई भी देख रहे हो, आप इसकी चौड़ाई भी देख रहे हो, यानी आप दोनों चीजों को कंसीडर कर रहे हो। तो यहां पर जो थिकनेस होगी वो जरूरी नहीं है कि एक जैसी होगी, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है। अगला बंदा लोन पे चल रहा है, उधार ले रहा है, इनकम कमाई कम है, खर्चे उसके ज्यादा है। तो ऐसी प्रेजेंटेशन जिसमें आप लेंथ को भी कंसीडर करते हो और विड्थ को भी कंसीडर करते हो। अब ऐसी प्रेजेंटेशन तो आपकी रेक्टेंगुलर हो सकती है, ऐसी प्रेजेंटेशन आपकी सर्कुलर हो सकती है, सर्कल भी किसी तरह का, स्क्वायर या सर्कल भी इसी तरह का प्रेजेंटेशन होता है ना। जैसे मैंने ये स्क्वायर बना दिया या मैंने ये सर्कल बना दिया, तो एक सर्कल कितना इसमें भी तो भाई चौड़ाई और ये चौड़ाई और लंबाई देखी जाती है ना एक सर्कल में, या स्क्वायर में भी लंबाई चौड़ाई तो देखी जाती है। भाई लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगा तो आपका स्क्वायर बड़ा बनेगा, लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगी तो आपका सर्कल भी बड़ा बनेगा। तो अगर आप सर्कल में कोई डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, आप स्क्वायर में कोई डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, आप रेक्टेंगल में कोई डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब डायग्राम जो है आपका वो रेक्टेंगुलर है,
या स्क्वायर के शेप में है या सर्कल है, तो वो किस तरह का डायग्राम होगा? टू डायमेंशनल होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर हो या सर्कल हो या स्क्वायर हो, ये हमेशा दो डायमेंशंस के आधार पर बनाए जाते हैं, विड्थ और हाइट के आधार पर, लंबाई और चौड़ाई के आधार पर, ठीक है ना? या फिर पाई डायग्राम हो, एग्जाम में पाई डायग्राम के बारे में पूछा भी बहुत जाता है। पाई डायग्राम क्या होता है? पाई डायग्राम को एंगुलर डायग्राम कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो रेक्टेंगुलर डायग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, या पाई डायग्राम जिसको एंगुलर डायग्राम कहते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं टू डायमेंशनल डायग्राम्स के। इसमें क्या होता है कि आप वैल्यू की लेंथ को और विड्थ को दोनों को कंसीडर करते हुए प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है ना? क्या है पाई डायग्राम? जैसे मान लो कि ये है मेरा एक सर्कल, ठीक है? इसमें मान लो कि मैं 5 शहरों के ग्रोथ रेट की मैं बात कर रहा हूँ, 5 शहरों के ग्रोथ रेट की। इसमें ये है सिटी ए, पहला शहर। ये है सिटी बी, ये दूसरा शहर है। ये है सिटी सी, ये तीसरा शहर है। ये है सिटी डी, ये है ई, और ये है आपका एफ। ठीक है, माना मैंने यहां पर आपको 6 शहरों का डेटा मैंने इस सर्कल में प्रेजेंट किया 360। मैंने कहा कि ये जो आपका ए है शहर, यहां पर ग्रोथ रेट 70 है। बी शहर, यहां पर ग्रोथ रेट क्या है आपका? ए शहर की ग्रोथ रेट 70 है, बी शहर की ग्रोथ रेट 40 है, सी की 10 है, ठीक है? इसी तरह से डी की 25 है, ई की 15 है, एफ की 50 है। ये मैंने हर एक शहर का ग्रोथ रेट दिया है। अब मैं इस ग्रोथ रेट को पाई डायग्राम में प्रेजेंट करूंगा, एंगुलर डायग्राम में प्रेजेंट करूंगा, जो कि 360 डिग्री में बनाया जाता है। तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, ठीक है ना? तो पहले ना एक काम करता हूँ, ये अभी हटा देता हूँ थोड़ी देर के। पहले आप इस कैलकुलेशन को समझो, सिंपल, डायग्राम पे बाद में आते हैं। तो 6 शहर हैं, हर एक शहर का ग्रोथ रेट मेरे पास है। अब हर एक शहर शहर का ग्रोथ रेट है, तो उसका मुझे एंगल कैलकुलेट करना है। ये सारा डेटा अगर मैं एक सर्कुलर 360 डिग्री एंगल में प्रेजेंट करूंगा, तो मुझे एंगल किस शहर के लिए कितना रखना है, क्योंकि पाई डायग्राम या एंगुलर डायग्राम में जो मैक्सिमम एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहां पर हर सिटी के ग्रोथ रेट का एंगल कैसे कैलकुलेट होगा, डिग्री कैसे कैलकुलेट होगी? तो कितना ग्रोथ रेट है? 70 है ग्रोथ रेट। टोटल कितना है? टोटल 210 है। यानी कि टोटल 210 में से 70 क्या है? ए है। जैसे हम परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, तो 360 डिग्री में एंगल कैलकुलेट करने के लिए, 360 डिग्री सर्कल में एंगल कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी अगर मैं इस पूरे डेटा को एक सर्कल में, जिसका एंगल होता है 360 डिग्री का, अगर मैं 360 डिग्री में इस डेटा को प्रेजेंट करूं, तो ये कितना, इसका एंगल क्या बनेगा? इसका एंगल बनेगा 70 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 360। इसका एंगल बनेगा लगभग लगभग 120 डिग्री का। मतलब कि आप ए वाले शहर को 120 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट करना पाई डायग्राम बनाते समय। इसी तरह से बी शहर का एंगल मैं कैलकुलेट करूं, तो इसकी ग्रोथ रेट है 40, टोटल हो गई 210। अब क्योंकि मुझे परसेंटेज नहीं, 360 डिग्री एंगल चाहिए, कि 360 डिग्री एंगल में
बी शहर का एंगल कितने डिग्री का होगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री करूंगा तो इसका एंगल आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 360, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 69 डिग्री का। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से 10 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 360 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 360 डिग्री, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 17 डिग्री का एंगल बनेगा इसका। यानी कि ये हो जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 360, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 360, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 360। जब आप एक 360 डिग्री में एंगल खोजते हो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का, तो इंटू 100 ना करके उसको इंटू 360 करना है, रेशो कैलकुलेट करना है कि भैया मेरे रेशो में ए शहर का एंगल कितने डिग्री का होगा, बी शहर का एंगल कितने डिग्री का होगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 300, 210, 15 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 360, अप्रोक्सीमेटली 26 डिग्री, और इसका हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 85 डिग्री। जाहिर सी बात है कि टोटल इसका 360 डिग्री होना चाहिए भाई, है ना। राउंड ऑफ करने से अगर एक आध ऊपर नीचे हो गया हो तो बात अलग है, जैसे 120, 69, 17, 43, 26 और 85, 360 डिग्री, ठीक है। राउंड ऑफ करने से एक आध ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि मैंने इन 5 शहरों के ग्रोथ रेट का 360 डिग्री को आधार लेते हुए एंगल कैलकुलेट कर लिया कि अगर मैं 360 डिग्री में इन ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करूंगा तो शहर ए का एंगल 120 डिग्री का रखूंगा, शहर बी का एंगल 69 डिग्री का रखूंगा। आपको पता है ना कि भाई अगर कोई चीज 90 डिग्री में प्रेजेंट करनी है तो आप उसको ऐसे लिखोगे, कोई चीज 45 डिग्री में प्रेजेंट करनी है तो आप उसको ऐसे ऐसे लिखोगे, अगर कोई चीज आपको 180 डिग्री में प्रेजेंट करनी है तो उसे ऐसे लिखोगे। ये सर्कल 360 डिग्री हो गया। तो मुझे 360 डिग्री का इस्तेमाल करना है और हर शहरों को उनके एंगल के हिसाब से उस सर्कल में जगह देनी है। इसको पाई डायग्राम या एंगुलर डायग्राम कहते हैं। बहुत अट्रैक्टिव लगता है, सुंदर लगता है देखने में, और इस तरह का प्रेजेंटेशन 2 डायमेंशनल होता है क्योंकि यहाँ पर जो हम कंसीडर करते हैं, भाई सर्कल है तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट और चौड़ाई, ये 2 चीजों को ही कंसीडर किया जाता है। तो देखो ये मेरा सेंटर हो गया 360। अब मैं यहाँ पे शहर ए का एंगल सबसे बड़ा लूंगा, 120 डिग्री है, तो इसका मतलब कि लगभग लगभग कुछ ऐसा एंगल बना शहर ए का। कौन सा एंगल है ये? 120 डिग्री का एंगल है। ऐसे अंदाजे से बना रहा हूँ, मेरे पास कोई यहाँ पर पूरा डी वगैरह तो है नहीं कि मैं एकदम प्रॉपर एंगल लूं। एक आइडिया दे रहा हूं कि भाई एंगुलर डायग्राम होता क्या है। ना तो इस तरह का कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में आने वाला है, ना वहां पर आपको कोई डायग्राम बनाने के लिए आने वाला है, कोई लिखित एग्जाम तो हो नहीं रहा। बस मालूम होना चाहिए कि पाई डायग्राम क्या होता है, और पाई डायग्राम 360 डिग्री एंगल के आधार पर कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। और पाई डायग्राम में हर एक एंगल को जब आप टोटल करेंगे तो उसका टोटल हमेशा कितना आएगा? 360 आएगा। भाई हर एक एंगल को टोटल करूंगा तो टोटल हमेशा उसका 360 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि द सम ऑफ एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 360। भाई 360 के चारों तरफ के एंगल को जोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 360 डिग्री का ही एंगल बनता है। इसी तरह से जब आप यहाँ पे बी को प्रेजेंट करेंगे तो बी को आप, अगर मैं सीधे 90 डिग्री बनाऊं तो ये हो गया 90 डिग्री पे, ये हो गया उसका लगभग लगभग 70 डिग्री, 69। 69 डिग्री के एंगल पर मैंने कौन से शहर को रखा? बी शहर को रखा। इसी तरह से सी को 17 डिग्री के एंगल पर रखना है, तो ये मैंने 17 डिग्री के एंगल पर
17 डिग्री के एंगल पर सी शहर को रख दिया। इसी तरह से 43, तो 43 डिग्री के एंगल पर डी शहर को रख दिया। इसी तरह से 26, ठीक है, ये 26 डिग्री के एंगल पर ई शहर को, और ये आखिरी एंगल क्या था, 85 डिग्री, तो ये 85 डिग्री के एंगल पर एफ शहर को। इस तरह से आप सारे एंगल को सर्कल में जब जोड़ेंगे तो उसका टोटल ऑब्वियस सी बात है कि 360 ही आएगा। इसको हम बोलते हैं एंगुलर डायग्राम या पाई डायग्राम, ठीक है ना। इसमें आप इसको सुंदर दिखने के लिए, जैसे ए शहर को आप इस तरह से दिखा दोगे, ए शहर को आपने इस तरह से दिखा दिया, ठीक है, बी शहर को आपने इस तरह से दिखा दिया, एक शहर को आपने इस तरह से दिखा दिया, एक शहर को आपने इस तरह से दिखा दिया, ठीक है, एक शहर को आपने इस तरह से दिखा दिया। सुंदर दिखने के लिए। तो पाई डायग्राम आपको जब भी देखने को मिलता है इस तरह का मिलता है। पता है, इस तरह के डायग्राम आपने किताबों में भी बहुत देखे होंगे, पॉपुलेशन को दिखाने के लिए, ग्रोथ रेट को दिखाने के लिए, डेथ रेट को दिखाने के लिए, वोटिंग परसेंटेज को दिखाने के लिए न्यूज चैनल में आपने इस तरह के डायग्राम देखे होंगे, किताबों में इस तरह के कितने डायग्राम देखे होंगे। ये पाई डायग्राम होता है, 360 डिग्री के एंगल पर बनाया जाता है, और ये 2 डायमेंशनल डायग्राम कहलाता है। याद रखना, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो या एंगुलर डायग्राम हो, ये सब 2 डायमेंशनल डायग्राम के एग्जाम्पल होते हैं। और इसमें लेंथ और विड्थ दोनों को कंसीडर किया जाता है, हाइट को कंसीडर नहीं किया जाता है। 1 डायमेंशनल जिसमें सिर्फ लेंथ कंसीडर होता है, 2 डायमेंशनल जिसमें लेंथ और विड्थ कंसीडर होती है। और ऑब्वियस सी बात है, जब 3 डायमेंशनल की बात होगी तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को कंसीडर किया जाएगा। पता है, जब आप तीनों डायमेंशंस को कंसीडर करते हो तो एक 3D प्रेजेंटेशन निकल कर आती है। आप देख लो, जितने भी 3D प्रेजेंटेशन होती हैं वो सब 3 डायमेंशनल होती हैं, जैसे कि प्रिज्म हो गया, जैसे कि क्यूब हो गया, है ना। पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या 2 डायमेंशनल डायग्राम, जिसको एरिया डायग्राम भी बोलते हैं, अरे मैथमेटिक्स में एरिया का फॉर्मूला याद है आपको? एरिया कैसे निकलता है? अगर मुझे अपना सरफेस का एरिया निकालना हो तो कैसे मैं निकालूंगा? लंबाई इंटू चौड़ाई करके ही तो निकालूंगा ना। लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके ही तो एरिया निकलता है। तो 2 डायमेंशनल डायग्राम भी 2 डायमेंशनल डायग्राम को इसीलिए एरिया डायग्राम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। अब कोई चीज कितनी स्क्वायर होगी, कोई चीज कितनी रेक्टेंगल होगी, कोई चीज कितनी सर्कल में होगी, वो तो डिपेंड करता है उसके एरिया पर ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई पर। इसके बाद आता है 3 डायमेंशनल यानी 3D डायग्राम। 3D डायग्राम को वॉल्यूम डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को कंसीडर किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो 3 डायमेंशनल डायग्राम है, इसका इस्तेमाल कब होता है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, when ratio between the two quantities to be compared is very high। देखो, जब दो क्वांटिटीज जिनमें कंपैरिजन करना है उनके बीच में जब रेशो बहुत कम हो तो हम लाइन डायग्राम वगैरह जो 1 डायमेंशनल का इस्तेमाल करते हैं। जब दो वेरिएबल्स के बीच में रेशो बहुत ज्यादा होता है तो फिर हम 3D डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए क्यूब, जब हम क्यूब बनाते हैं, ये क्यूब हो गया ना, अरे यार, क्यूब नहीं बनाया जा रहा मेरे से।
ठीक है ना? एक क्यूब हो गया, समझते हो आप क्यूब क्या होता है? उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कंसीडर की जाती है, ठीक है ना? एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है। इसी तरह से एक स्फीयर, जैसे कि ये एक सर्कल है, इस तरह से ये हो गया, या फिर एक प्रिज्म हो गया। जैसे डायमंड कट होता है, प्रिज्म, एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या होती हैं? थ्री डायमेंशनल होती है, क्योंकि जब आप इस तरह का डायग्राम बनाते हो तो आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को कंसीडर करते हो। पूरा वॉल्यूम के आधार पर ये सारे डायग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना? जब हम एरिया निकालते हैं तो लेंथ और विड्थ को कंसीडर करते हैं। ये सब मैथ्स या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए लेंथ, फिजिक्स और लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को कंसीडर किया जाता है। अगर मैं बोलूं ये है मेरा एक रेक्टेंगल, ये है मेरा एक स्क्वायर, ये है मेरा एक सर्कल, ये सिर्फ टू डायमेंशनल है क्योंकि ये एरिया के आधार पर बनाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं बना रहा हूं एक क्यूब, एक क्यूब, तो एक जो क्यूब होता है वो आपका हाइट, विड्थ और आपका लेंथ तीनों के आधार पर वो क्यूब ड्रॉ किया जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि भाई थ्री डी डायग्राम के कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो थ्री डी डायग्राम के एग्जाम्पल क्यूब है, स्फीयर है, प्रिज्म है। टू डी के एग्जाम्पल हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपका सर्कल या पाई डायग्राम। और वन डायमेंशनल डायग्राम के एग्जाम्पल हैं आपका लाइन डायग्राम, बार डायग्राम। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से एक होता है आपका पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम या पिक्टोरियल डायग्राम। पिक्टोरियल डायग्राम में क्या होता है? नाम से ही प्रतीत होता है, यहाँ पर हम डेटा को पिक्चर्स के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। जब भी आप किसी डेटा को पिक्चर के माध्यम से प्रेजेंट करो तो वो पिक्टो डायग्राम कहलाता है या पिक्टोरियल डायग्राम कहलाता है। जब भी आप किसी डेटा को मैप के माध्यम से प्रेजेंट करो, मैप के माध्यम से, तो वो कार्टो डायग्राम कहलाता है, ठीक है ना? जैसे कि आप देखोगे वेदर रिपोर्ट जब आती है न्यूज चैनल पर, तो वेदर रिपोर्ट में किस शहर में मॉनसून कैसा रहेगा, वेदर कैसा रहेगा, उसके लिए वो एक मैप बना देते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। पीछे स्क्रीन पर वो एक मैप बना देते हैं, जहां पर बारिश होने वाली है जिस जगह पे, वहां पे बारिश का साइन दिखाते हैं, जहां पर धूप निकलेगी वहां सूरज निकलता हुआ दिखा देते हैं। इस तरह से वो मैप पर डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे वेदर का डेटा किस शहर में कैसा रहेगा उसको मैप पर वो प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेशन कहलाती है कार्टोग्राम, ठीक है ना? जब आप पिक्चर के माध्यम से कोई चीज दिखाओ तो पिक्टोग्राम या पिक्टोरियल डायग्राम, ठीक है? ये सब डायग्राम आपके प्रेजेंटेशन का एक तरीका है कि भाई जो भी मेरा ऑर्गेनाइज्ड डेटा है उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है डायग्रामेटिक, कि आप उसको 1D, 2D, 3D या पिक्चर के माध्यम से या मैप के माध्यम से प्रेजेंट करो। फिर अगला आता है ग्राफिकल डायग्राम। ग्राफिकल डायग्राम में ग्राफ बनाकर चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ एक अलग चीज हो गई, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझ में आया ये पांचों? इस याद रखना, जब अगली क्लास होगी तो अगली क्लास में इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी तो आप इसको एक बार दोहरा जरूर लीजिएगा। तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को दोहरा लेना। अगली क्लास में हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर चलेंगे और अगली क्लास में ये टॉपिक खत्म भी कर देंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच सुबह आने के लिए। मंडे को अब क्लास जो होगी वो अपनी सेम टाइम पर ही होगी, 7:30 बजे, ठीक है?